लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होने चाहिए। 4 क्वांटम नंबर्स में कौन कौन सा क्वांटम नंबर गया? एक हो गया आपका n, दूसरा हो गया l, तीसरा m एंड चौथा s। तो अभी देखो ये जो n क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बोला कि दिस एक्सप्लेन शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और शेल के अंदर कितने सारे सबशेल्स होंगे वो इस चीज से L से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इन सबशेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज m। इसका सबशेल्स कैसे निकाला जाता है? ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा 0 से लेके n-1, लेकिन हर एक सबशेल्स में ऑर्बिटल कैसे निकाले जाएंगे उसका भी फॉर्मूला था हमारे पास -L2 + L। तो हर एक के अंदर, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स? 0। इसके अंदर कितने हुए? -1, 0 + 1, 3। इसके अंदर कितना हुआ? -2, -1, 0 + 1 + 2, 5, 3, 1। इसके अंदर -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 एंड +3। ये रहा आपका 7। दिस इज 1। ये एक नंबर हुआ। कितने ऑर्बिटल्स? 3। इधर कितना? 5। इधर कितना हो गया? 7। तो 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16, यानी फोर्थ ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 16 ऑर्बिटल्स। एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। जितने लोग भी नए लोग हो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और आज फिर से आपको YouTube इस चैप्टर का जो शुरू हुआ था, शुरुआत की बात बताएंगे। अभी आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे n = 3 की, थर्ड ऑर्बिट। यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट में कितने सारे सबशेल्स हो सकते हैं? इन थर्ड ऑर्बिट हाउ मेनी सबशेल्स? 0, जिसका नंबर क्या है? कितने सारे सबशेल्स, उनका नंबर क्या है? मैथमेटिकल नंबर 0, 1, 2, ठीक है। 0 से लेकर के n-1 था, यानी कि 3 सबशेल्स। इसका नाम क्या? S, इसका नाम क्या? P, इसका नाम क्या? B। इस S के साथ जैसे बात आएगी तो उसके में ऑर्बिटल कितना होगा? इसके लिए इस फॉर्मूला से -L2 + L के तहत दिस इज गोइंग टू बी 0, एंड इसके तहत -1, 0 + 1, ये रहा। इसके तहत -2, -1, 0 + 1 एंड +2, ये रहा 1, ये रहा 3 एंड ये रहा कितना? 5। इन सबों का नाम क्या है? इस ऑर्बिटल का नाम क्या बताए थे? S। इसका नाम बताए थे S। इसमें आपका 0 के लिए फिक्स था, दैट इज PZ, और ये फ्लेक्सिबल है, ये आपका फिक्स्ड होता है 0 का साइन के साथ, फिक्स्ड है। ये आपका फ्लेक्सिबल है PX, एंड दिस इज व्हाट? PY। यहां पर भी दिस इज फिक्स्ड हियर, इसका नाम क्या था? DZ², और ये रहा आपका DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y²। इन सबों का आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका इतना सारा ऑर्बिटल्स, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? इधर 1 हुआ, 3, 1, 4, 4, 5, 4, 9। अब देखो मेरे एक क्वेश्चन का, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल्स हैं। थर्ड ऑर्बिटल हैज गॉट 9 ऑर्बिटल्स, जो कि m साइन से मिलता है। अब मेरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आता क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा? आपसे पूछा जाएगा इन थर्ड ऑर्बिट how many orbitals are? Many orbitals are with m = 0। कुछ गिनती करके बता सकते हो? इन थर्ड ऑर्बिट, प्लीज आंसर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आंसर कीजिए। 3 कैसे होगा? 3 दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है?
How it's going to be 3? Okay. This is going to be 8, 2, and this is what 3. So total how many are going to be there? There will be 3. 3 यहाँ पर आराम से हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. दिख रहा है आपको? अब आपसे हम पूछेंगे कितने सारे प्लस, ये यहाँ तो 3 आपने आंसर दे दिया, कितने सारे +1 के साथ हैं? 1, 2. कितने सारे -2 के साथ हैं? ये भी बात बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग. कितने सारे -2 के साथ हैं? -2 के साथ 1 दिख रहा है? ये इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आपको रेडी रहना होगा. अब देखो हम बताते हैं आपको, इसका सिग्निफिकेंस लिख लें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये क्या बताने की कोशिश करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में? ये आपको बताएगा, जैसे तुमको ऑर्बिटल का हम बताए थे ना किस किस डायरेक्शंस में जाता है, तो दिस एक्सप्लेन्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये एक्सप्लेन्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ओरिएंटेशन से कहने का मतलब है डायरेक्शन, किस किस डायरेक्शन में वो घूमता है. ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बहुत प्रिसाइज कर देता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना है, ये बताने की कोशिश करता है. दैट इज द सिग्निफिकेंस, यू नीड टू रिमेंबर. एकदम ध्यान रखना है आपको. एन के बारे में क्या बताएं, क्या सिग्निफिकेंस है? साइज बताता है एटम का, साइज ऑफ एन एटम. एल के बारे में क्या बताए थे? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल. एंड दूसरा क्या बताता है? एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. बेटा ये प्रिसाइज आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है ये सारा चीज. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विद व्हिच फार्मूला? √L+1 h/2π. ये फार्मूला कहते हैं. तीसरा, दिस इज NL एंड नाउ वी आर टॉकिंग हियर M. ये आपको बता रहा है क्या? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. इतनी सारी चीजें आपको मालूम हो जाती है NLM से. ये साइज ऑफ एन एटम मालूम हो गया, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है, ये सारा चीज मालूम हो जाता है. ये वही डम्बल, डबल डम्बल किस डायरेक्शन में है ये आपको M से मालूम हो जाता है. ठीक है, ये बातें मालूम हुई. अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट क्वांटम नंबर पर. दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर. That is your spin quantum number. Okay. Spin quantum number that is explaining S. Let's check it. Like, voice is coming from somewhere. कहीं से बेटा आवाज आ रही है. You just check it if somewhere that voice is there. थोड़े से बैकग्राउंड आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? You need to see that. I'm unable to find out. चेक कर लो तो चेक कर लो. ठीक है, अब आ जाइए हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर पे जो पहुंच रहे हैं. ये स्पिन क्वांटम नंबर देखो इंडिकेट करेंगे S से. ये क्या बताता है कि जो हर एक ऑर्बिटल में, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons.
ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय ऑपोजिट स्पिन्स। देखो क्या है, ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। ऑर्बिटल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है। अब उस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स जी कैसे मूव करते हैं, मतलब सपोज करो कि एक एरिया हम इमेजिन कर रहे हैं आपके यहाँ पर सामने, तो ये जो डॉट 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 जितना भी देखते हो ना, वो कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिलीज किया हुआ वेव्स है, उसके पदछाप हैं, पदछाप बोलते हैं, ये पदचिन्ह बोलते हैं, जो भी है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है तो ये वेव्स है। सवाल उठता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जेट से रिलेट करना, या कोई चीज बहुत स्पीड में घूमता है तो उसके द्वारा वेव्स जो क्रिएट करता हुआ वो सराउंडिंग में बहुत दूर तक स्प्रेड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है, एक एरिया में, इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो देखा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स टिक सकता है एक पर्टिकुलर रीजन में, 3 डायमेंशनल रीजन में, जिसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को ये किए हुए, बिना इलेक्ट्रॉन्स को घुमाए हुए, सॉरी आपसी लड़ाई किए हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां रह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, लेकिन कैसे रहेगा, जिससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, लड़ाई होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें ये लोग का एजेंडा है कि हाँ पॉसिबल है, इफ इट इज गोइंग टू बी इन क्लॉकवाइज, यदि वो स्पिन जब करता रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करे तो दूसरा वहीं पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से कहने का मतलब क्या आ रहे हैं यहाँ पर, कि एक के डायरेक्शंस, यदि तुम देख पा रहे हो जरा सा, यदि हमारे पिक्चर्स को देख पा रहे हो तो थोड़ा सा एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ये रूल नोटिस किए होगे तुम लोग, थंब रूल। जहां पर चार्ज पार्टिकल रहता है तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है और क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तुम देखे होगे कहीं पर तार रहता है जिससे कि करंट लगता है, झटका, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट किया हुआ रहता है। आपका जरूरी नहीं है कि पानी वानी छीटो तो केवल तार पे ही छीटो तभी होगा, आप उसके आसपास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वहां पर भी यदि आप टच करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको शॉक लग सकता है। तो वैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल है, तुम थंब रूल वगैरह पढ़े होगे तो उसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल यदि पढ़ा होगा, तो ये आपका जो फिंगर्स हम दिखा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यदि ये अंगूठे को हम दिखाएं और इसका अंगूठा का डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज दिखाएं, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा हुआ। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है, ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी अट्रैक्ट भी नहीं होंगे और रिपल्सन पे भी नहीं जाएंगे, दे कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। एक दूसरे के इफेक्ट को ये लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड कैंसिल आउट करने से मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आपका आपसी झगड़ा, ना तो प्यार मोहब्बत ना तो झगड़ा रहेगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कोई असर ही नहीं पड़ता है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और जिस आदमी को हम नहीं जानते हैं, उस तरह वाली फीलिंग रहती है उन लोगों की। आप अक्सर देखो, जैसे हम लोग अपने हिसाब से सामने वाले आदमी से या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। आप यदि जिसको जान रहे हो, या तो अच्छा लगेगा वो आदमी, वो भाई बहन हो गया, रिश्तेदार हो गए, या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी होती है, ना तो अच्छा लगने की बात है, देखो अच्छा लगना भी खतरनाक है और बुरा लगना भी खतरनाक है। वो एक हेट्रेड हो जाता है तो वो टू मच ऑफ अफेक्शन हो जाता है, वो दोनों खतरनाक है। इलेक्ट्रॉन्स के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से दे आर नॉट गोइंग टू देयर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो उनके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होते हैं वो जानते हो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती है। इसलिए एक बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है, और दूसरा यदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा एक ही एरिया में, तो आपस में लड़ाई, देयर विल बी नो मींस देयर विल बी कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ना तो वहां लड़ाई होगी, और ना तो अट्रैक्शन होगा, ना तो नो अट्रैक्शन, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन वाली सिचुएशन आती है।
तो आराम से स्टेबल टाइप से दोनों जी मूव करते रहेंगे। एक रहा तो कोई झगड़ा का चांस ही नहीं है। लेकिन यदि 3 तुम डालोगे इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन करने वक्त ये नोटिस करना है कि एक यदि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। यदि आप तीसरा यहाँ डालने की कोशिश कीजिएगा तो वो स्पिन तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यदि तीसरा आप लाइएगा तो नेचुरली क्लॉकवाइज वाले से झगड़ा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले से उसको मतलब नहीं होगा, लेकिन क्लॉकवाइज वालों से झगड़ा करेगा, सेम डायरेक्शंस में स्पिन करेगा तो आपसे लड़ाई हो सकती है। इससे तीसरी की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। तो आप देखना हमने क्या बोला आपको, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons represented by opposite spin. Represented by opposite spin की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई है। अब इनको दिखाया कैसे जाता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ से। जो स्पिन दिखाया जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस हाफ से एंड माइनस हाफ से, दूसरा का माइनस हाफ। यानी कि पूरे एक ऑर्बिटल में आधा एक क्लॉकवाइज स्पिन से इंडिकेशन होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से। इसको प्लस माइनस से बिल्कुल एकदम मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना कि इसको प्लस एंड माइनस से बिल्कुल ही मतलब नहीं होता है कि कोई प्लस है या माइनस है। लेकिन इस चीज से मतलब होता है कि ये एक क्लॉकवाइज है, ये इसको भी हम क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। लेकिन एक प्लस यदि क्लॉकवाइज तुम्हारे मानने पर है, इफ यू आर टेकिंग दिस इज प्लस वाइज तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस है। यदि इसको तुमने एंटी क्लॉकवाइज लिया प्लस को तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा। यानी कि आपके साइन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है। साइन का मतलब होता है ऑपोजिट स्पिन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका प्लस हाफ एंड माइनस हाफ करते हुए रहेगा। और इसको और एक और चीज हम लोग दिखाते हैं, किसी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन यदि बॉक्स से हम दिखाएं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, तो ये जो प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में हमने क्या बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक को यदि हम ऐसा दिखा रहे हैं स्पिन, तो दूसरा ऐसा दिखाएंगे। एक इसमें इंडिकेट कर सकता है क्लॉकवाइज का, तो दूसरा इंडिकेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज का। ये वाली चीज, एक क्लॉकवाइज का इंडिकेशन हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज का। एक यदि प्लस हाफ दिखाएंगे तो दूसरे का स्पिन हम माइनस हाफ से इंडिकेट करेंगे, या और माइनस हाफ और प्लस हाफ। ये बात यदि आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा फिर से समझें अच्छे से। चौथा ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। फोर्थ ऑर्बिट में आपके पास कितने सारे सबशेल्स होंगे? चौथा ऑर्बिट में, चौथा n इज इक्वल टू 4, कितने सारे ऑर्बिट होंगे? 0 1 2 3, ठीक है। इसका नाम S, इसका नाम P, इसका नाम D एंड इसका नाम F। इसके लिए M क्या होगा? 0 M -1 0 +1, ये आपका सबशेल्स बताता है, ये आपका ऑर्बिटल बताता है। M इज इक्वल टू -1 0 +1, ये आपका बताएगा -2 -1 0 +1 +2, ये आपका बताता है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग कितने ऑर्बिटल्स हो गए, और हर एक का नाम आपको पता है। इसका नाम S है, इसमें इन लोगों का भी नाम आपको पता है। दिस इज PZ, दिस इज PX, PY, ये आपका DZ² है, दिस इज योर DXY, DYZ, DXZ, DX² -1। ये हम लोगों ने क्या बात किया? 3। ये कितना है? एकदम ध्यान से देखो, D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? D में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5।
S में कितने हैं? 1. F में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 + 5, 7 + 5 12 + 3 15 and this is 16. और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, प्लस हाफ माइनस हाफ, हर एक में बेटा 2 चाहिए। तो इसमें यानी कि आपके इस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। बोलो, अरे बाबू बोलो तो सही, आराम से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? सब में 2 2, 6। एकदम ध्यान से देना। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? आपके p सबशेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6। d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों में 2 2 जाएगा, तो टोटल कितना होगा? 10। ठीक है। और f में यदि आपका 7 ऑर्बिटल्स है, हर एक में 2 2 जाएगा, so that is going to be 14. Right? So what are we talking here? एकदम clear cut. 6 2 8 8 10 18 18 10 कितना हो जाएगा? 32. पूरे 32 हो जाएंगे। 32 इलेक्ट्रॉन्स are there in fourth orbit. वैसे तुम्हारे बोर्ड साइंटिस्ट ने भी बताया था 2n² फॉर्मूला के साथ, लेकिन ये क्वांटम नंबर्स के साथ एकदम प्रूव्ड है कि भैया इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पक्का। और इसमें कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे ये भी मालूम है। यदि आपसे पूछा जाएगा कितने सारे ऑर्बिटल्स 0 साइन के साथ हैं, ये भी आप आराम से बता सकते हो। तो ये था आपका इंडिकेशन स्पिन के साथ कि हर एक में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब एक बात और समझो, एस में तुमने नोटिस किया 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो एस वाले केस में सबशेल में यदि हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट ऐसे करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से जाएगा। पी सबशेल्स में कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स का नाम आपको पता है, px, py, pz। ठीक है, तीनों की एनर्जी बराबर है, px, py, pz। नाम याद आया? -1 0 +1। ठीक है, और तीनों की एनर्जी बराबर है, दे आर हैविंग सेम एनर्जी। देखो इसको हमने अलग अलग लिखा, दे आर हैविंग सेम एनर्जी, सो दे हैव दिस वे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा या ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फिल होगा। तो हम लोग यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर हैविंग सेम एनर्जी, इट मींस दे आर डीजेनरेट orbitals. What's the meaning of degenerate orbitals? They are having same energy. इसका मीनिंग याद रखना, सेम एनर्जी। इसकी एनर्जी इससे अलग है, इन तीनों की एनर्जी बराबर है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। ठीक है, अब आ जाइए डी पर। 5 ऑर्बिटल, ठीक है, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। सब में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो? 2 2 2 इस तरह से। ठीक है, 10 हो जाएगा। दे आर हैविंग सेम एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके बाद आ जाओ एफ। एफ में कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं? 7। ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7। तो इसका नाम नहीं दिया हुआ है, इसका नाम हमने क्या बताया था? डिफ्यूज्ड। नाम क्या मतलब कि इसके पता नहीं, उनको समझ नहीं आया साइंटिस्ट लोगों को, तो हम लोगों की जान बची हुई है अभी, बट दे हैव सेम एनर्जी। ये एफ में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। सही है, तो ये आपका हो गया कि हर ऑर्बिटल्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, ये बात समझ में आ गई। इसके पीछे रूल्स भी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लें जो इसके क्वेश्चंस आते हैं। राइट डाउन।
जैसे ही आप लोग यदि बाहर निकल जाते हो ना या नेट, बेटा तुरंत से इन्फॉर्म करो हमको, तुरंत से यू नीड टू इन्फॉर्म, अदरवाइज आई विल नॉट गेट टू नो. Write down N, L, M and S for following expressions. For following expressions. वो है आपका क्या? ये आप जरा से समझोगे हम क्या कर रहे हैं. बेटा ये एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है and how are we going to write it. इसके लिए n क्या होगा? आपको n, l, m and s सब बताना है. ये क्या एकदम एक्सक्लूसिवली आपको बताया जा रहा है कि दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल विच शेल. मतलब ये आपको सेकंड शेल के अंदर की बात कर रहा है. n इज इक्वल टू 2, इससे मालूम हुआ. p को देख करके l क्या याद आया? जल्दी बोलिए. p को देख करके l क्या होगा? 1. कम ऑन. क्या होगा? 1. m क्या होगा? z को देख के बताओ. 0. pz के लिए कौन सा साइन? 0. वेरी गुड. अब स्पिन क्या होगा? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. हम कैसे लिखेंगे उसको? देख लो, प्लस माइनस हाफ. ये इस तरह से लिखने के तरीके को आपको मालूम है कि और में इंडिकेशन है. प्लस और माइनस हाफ करके इंडिकेशन जाएगा. अब यहां पर आइए 4s2. व्हाट इज दिस n हियर for this orbit? 4. 4s2, n is equal to 4. l क्या होगा? 0. s के लिए 0. m क्या होगा इसके लिए? 0. n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0. s के लिए क्यों 0 लिखे? क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए भी साइन 0 रहता है. s क्या होगा इस बार? प्लस माइनस हाफ एंड माइनस प्लस हाफ. यानी कि यदि आप प्लस हाफ लीजिएगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ में रहेगा, इसका माइनस हाफ लीजिएगा तो इसका प्लस हाफ में रहेगा. ठीक है, दैट इज द वैल्यू हियर. नेक्स्ट इज n is equal to 3, l is equal to, ये n 3 हुआ. l का साइन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. दैट इज ड्यू टू d. वी आर सेइंग d की वजह से, d बोलो, d सब शेल से, तो क्या होगा जल्दी बता दीजिए. 2. क्या 2. d के लिए क्या नंबर होगा? 2. m क्या होगा इसके लिए? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना. ऐसे तुम इसको +2, हाँ +2 बोल सकते हो, लेकिन ऐसे सही, सबसे सही तरीका क्या है? ऐसे लिखने का. समझ आ रहा है मीनिंग क्या है? या तो ये +2 हो सकता है, या -2 हो सकता है, या +1 हो सकता है, या -1 हो सकता है. चारों में से कोई एक. dz स्क्वायर तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो फिक्स्ड है. अब जब सब्जेक्टिव आंसर देते रहोगे तो ऐसे लिखोगे. ऑब्जेक्टिव में आपको यदि कोई भी दिल कर रहा है तो उसमें से एक -2 या +2 करते हुए, क्योंकि आखिरी वाला था तो +2 करते हुए लिख दीजिएगा, लिख सकते हो. ऑब्जेक्टिव में आप देख लेना कि विच इज मोर क्लोजर. और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा ये बता दो. इसके लिए क्या स्पिन लिखोगे? +-1/2 प्लस माइनस हाफ. राइट. अब इस पर आइए. ये सारा आपका प्रैक्टिस कॉपी में ठीक से होना चाहिए. n is equal to 5, l is equal to, p के लिए क्या होगा बेटा? 1 p के लिए 1. वेरी गुड. m is equal to, तो px what are we talking here? px, py, pz है. pz के लिए तो 0 हो गया. px के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? +-1 वेरी गुड. +-1, क्योंकि ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. +-1 करके आप दिखा दोगे.
ठीक है, इधर n इज इक्वल टू 5, d के लिए क्या बोलते हो आप 2, m क्या बोलेगा dz स्क्वायर का 0 0, एंड s क्या बोलना चाहोगे प्लस हाफ माइनस हाफ एंड यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस 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 अच्छा, और तुमको छूट है, किताब देखोगे साइड बुक्स वगैरह, अभी आपको अपने साइड बुक्स को एंजॉय करना चाहिए बहुत सारा। इस चैप्टर के लिए तुम लोगों को मजा आना चाहिए। क्वांटम नंबर्स है तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम करने की कोशिश करो, मैक्सिमम। अभी आपको सीरियसली बता रहे हैं कि यू शुड एंजॉय बाय डूइंग ऑल दीस थिंग्स। जितना मजा आ सकता है वो आप मजा कर सकते हो क्वांटम नंबर्स पे। अब इसमें एक थोड़े से आपसे क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज देखोगे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसमें सही कौन है, सही कौन है, और या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड स्पिन को ये लोग बहुत बुक्स में ms करके रिप्रेजेंट किया है। ये हमको बताओगे कि इसका साइन क्या डालोगे, व्हाट साइन यू कैन पुट, क्या लिख सकते हैं। जैसे आपको हमने साइन दिया था फिर कंडेंस आप किए थे, इसके लिए क्या लिखोगे 3, ऑर्बिट का नंबर 3, l इज इक्वल टू 2 मतलब क्या लिखने की कोशिश कीजिएगा d, m इज इक्वल टू 2 बता रहे हैं यहाँ पर। 2 का कहने से मतलब हो कि +2 इंडिकेशन है, इसका मतलब है कि तुम आप इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेके चल सकते हो, ठीक है। अनस्पिन क्वांटम नंबर -12 या +12 एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इस तरह से हो गया। सही है, बोलो जल्दी बोलो ये सही है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। आपका दिल करे तो आप dxy भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल करे तो यू कैन टेक दिस एज dxy 1 ऑल्सो, केवल dz स्क्वायर नहीं लीजिएगा। दूसरा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -12। फिर वही हुआ 3d -1 में आप चाहो तो xy ले सकते हो या yz ले सकते हो, जो दिल करे 1। ये हुआ एक एग्जाम्पल है आपका थर्ड ऑर्बिट का। सेकंड, इसके बाद कुछ पूछेंगे हम आपसे, पहले आप उनको फॉर्मूला जो हम दे रहे हैं उससे फॉर्मूला पहले निकाल लो सबशेल का। L इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज +12। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 3, L 1 होने से P हो गया, M 1 होने से प्लस माइनस जो भी होगा PX आप कर सकते हो एंड इसके ऊपर 1 लिख सकते हो। इसी में सेकंड में सिचुएशन में दिया है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, पेयर बना बना करके दिया है, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा है हमारे से। m इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन आया नहीं है, बस पहले कहा है कि सारा फॉर्मूला आप लिख लो अलग अलग ग्रुप में। m इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज +12। बोलो इसको कैसे लिखें, 3, 2 की वजह से d होगा, 1 का मतलब कोई भी चीज हम देख सकते हैं xy एंड दिस इज 1। थर्ड ग्रुप दिया है आपको, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms करके इंडिकेट किया +12। कैसे लिखोगे 4, ये p होगा, m 1 है कुछ भी ले सकते हो x या y, z को छोड़ करके x इसके ऊपर 1 हाफ की वजह से। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m is equal to 1, spin quantum number is +12. So this is going as this is 3, this is 2. 3, d, m is equal to 1 की बात आ रही है, तो आप कुछ भी उठा लो, dy z ले लो चेंज करने के लिए
एंड इसके ऊपर 1 है। फोर्थ पेयर दिया हुआ है आपको, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2, ms इज इक्वल टू -12। क्या होगा? 3d कोई भी x² - y², ये 1। इसी का दूसरा पेयर है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m +2 एंड स्पिन is +12। इसको भी कैसे लिखिएगा? 3d +2 होने की वजह से इट कैन बी एनीथिंग, xy भी कर सकते हो, ऊपर रहा +2 है तो सेम रख सकते हैं हम लोग ऑर्बिटल, x² - y², क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। 4 तुम्हारे पास एग्जाम्पल था और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बता दो, ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो आपको जरा ध्यान से देख लो। ये पूछा है कि तुमको 4 एग्जाम्पल्स दिए, ये ध्यान से देखो, तो किस जोड़े में जो आपको 2 ऑर्बिटल्स मिला है वो डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब क्या है? दे आर हैविंग सेम एनर्जी। यहां पर फर्स्ट वाले केस में आपको मिला ये एंड ये, ठीक है। सेकेंड वाले केस में मिला ये एंड ये। आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो किस सिचुएशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में, जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं दोनों की एनर्जी बराबर है। बिल्कुल डीजेनरेट सिखाए थे ना कि एनर्जी बराबर होनी चाहिए। बताओ कि ये तीसरा का था, ये चौथा का है। अब बताओ कि किसमें एनर्जी बराबर है? जल्दी बोलिए। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, ये dxy एंड dx² - y² की एनर्जी बराबर है। ये हमने d आपको लिख के दिखाया था कि पांचों की एनर्जी बराबर होती है। डीजेनरेट वर्ड यूज किया था ना, ये तो हम बार बार एनर्जी बराबर बोल रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है विच आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, पांचों की एनर्जी बराबर होती है। तो आपको नेचुरली एक का नाम यदि dx² - y² है, dxy और सेम एनर्जी पर है, सेम सबशेल पर है, सेम शेल में है, तो नेचुरली इसकी एनर्जी बराबर होगी फर्स्ट का। फिर उसके बाद सेकंड का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक 3p है और दूसरा 3d है। एक 3p है, 3p वाले इलाके का है, एक d का, तो बराबर तो होगा नहीं। तीसरा 4p और 4d है तो बराबर होगा नहीं। अब ये दोनों वैसे नियम के हिसाब से इसमें ऑर्बिटल्स की बात नहीं आती है, क्योंकि दोनों अलग अलग होने चाहिए थे। फिर भी हम लोग यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है बुक में जो हम कॉपी कर रहे हैं, एक +2 होना चाहिए, एक -2 होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि इसका नाम कुछ और कहलाता, दोनों की एनर्जी बराबर होती। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो होगा, दे आर दैट पेयर शोज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स बनाए हो, पांचों की एनर्जी बराबर होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपसे पूछ रहे हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं और पूछेंगे कि बताना कि कौन सा सही है, कौन कौन सा चीज। n, l और m बताया है। पहला सिचुएशन, n is 1, l is 1, m is +2. Second, 2, 1, +1. तीसरा 3, 2, -2. चौथा 3, 4, -2. इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। दो आंसर सही है। n 1 रहेगा, तो क्या ये सही है? जल्दी बताओ, इज इट करेक्ट? जल्दी यस और नो करके बताइए, बेटा सीखने वाला चीज है। It is not correct. This cannot be. No, सबको miss. एक साथ बोलना चाहिए, एक साथ बोलनी चाहिए कि this is not going to be correct. Why it's not going to be correct here? When n is going to be equal to 1, ये जब n 1 होगा तो l आपका जरूर n - 1 होगा, एक कम होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। This is not possible at all. ये यदि 2 है तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल हियर? ये n इज इक्वल टू 2, तो ये 2p तो हो ही सकता, तो ये Yes, पॉसिबल ma'am. है? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉसिबल है ये? यदि n 3 है,
यदि n 3 है और l आपका 4 है, ठीक है, ये सेकंड वाला देख लो, 3d, ये पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2p, Yes, miss. 2px करके कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें 3d x square minus y square बोल सकते हैं, ये पॉसिबल है। व्हाट अबाउट दिस वन? क्या ये पॉसिबल है? ये 4 किसका इंडिकेशन No, है? ma'am. Not आपका possible. इंडिकेशन है ना। क्या 3f हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। विच इज करेक्ट? ये दोनों करेक्ट है, ये पॉसिबल है। तो जितने भी आपका स्पिन क्वांटम नंबर के से रिलेटेड होगा उसको कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? Which of the following statements concerning the quantum numbers are correct? कहता है कि एंगुलर मोमेंटम 3 डायमेंशनल शेप बताता है। क्या एंगुलर मोमेंटम 3 डायमेंशनल शेप बताता है? क्या ये सही है? Explains shapes of the orbital. जल्दी से बताओ, क्या ये सही है? शेप कौन बताता है? अरे बाबा, अभी अभी लिखाए थे, तुरंत यदि साथ साथ लिख भी रहे होगे तो शेप कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? L. L. What is its name? L. नेम क्या है? एजीम्यूथल। तो एंगुलर मोमेंटम थोड़ी बताएगा। आप उसको क्या बोलिएगा? आपसे पूछ रहे क्या ये सही है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, गलत है। कौन बताता है शेप्स? वो बताएगा आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। Second, the principal quantum number determines the orientation. Principal quantum number explains orientation. क्या ये सही है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कौन बताता है orientation? Magnetic quantum. Magnetic Very, quantum very number. good. Very. Magnetic quantum number. Principal quantum number explains orientation. तो आप बोलिएगा नहीं, ये गलत है। कौन बताता है orientation? Magnetic quantum. Magnetic quantum. सही है, मतलब सही जा रहे हो। तीसरा, magnetic quantum number determines the size of orbital. Magnetic quantum number determines the size of the orbital. क्या ये सही है? No, No, ma'am. miss. Principal Yes, quantum ma'am. number. क्या सही है या नहीं है? जल्दी बता दीजिए। No, ma'am. Incorrect. No, ma'am. This is ये गलत है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये भी नहीं हो सकता है। ये ऑर्बिटल के बारे में देखो, ये सही हो सकता है बेटा। साइज ऑफ एटम नहीं बोला है, साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात की है। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, तो दैट इज पॉसिबल। दिस कैन बी करेक्ट। बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन दिस कैन बी करेक्ट टू सम एक्सटेंट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल, ठीक है। चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट ओरिएंटेशन। क्या ये सही है? स्पिन क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट ओरिएंटेशन, क्या ये सही है? जल्दी Ma'am. बताइए। नहीं, No, miss. No, ma'am. ठीक है। कौन कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट, लास्ट और कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही केवल कौन सा था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या है, ये क्वांटम नंबर्स पे जितना भी मेरा उन सब लोगों से है रिक्वेस्ट कि बेटा जिन्होंने समझा है कि साइंस के क्या सिग्निफिकेंस, साइंस की पढ़ाई में क्या सिग्निफिकेंस है, यदि टीचर आपको 2 पढ़ाते हैं तो आपको खुद का प्रैक्टिस कितना होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस यदि कराते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अपनी कितनी होनी चाहिए? यदि पॉसिबल 25 क्वेश्चंस हैं तो उसके अराउंड जरूर होना चाहिए, या जितना पॉसिबल है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपको पूरे 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सामने नहीं कराया जा सकता है, अपने से करना। किसी से भी पूछोगे जिन्होंने अच्छा किया है, सेल्फ स्टडी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी वाला चीज बहुत जरूरी है। तो अब आपका काम क्या है? क्वांटम नंबर्स आपको इतना इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा कि जो भी साइड बुक है पास में अभी, उन साइड बुक से, एनसीईआरटी में उतना नहीं है, साइड बुक जितना भी है उसमें क्वांटम नंबर्स को लेके चलो कि आपको इस एग्जाम्स में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, सब जगह आएगा, और वो एक जड़ है। इसके बाद जो अभी दूसरा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाएंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको अभी हिंट दे करके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से शुरू करेंगे परसों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो जितना ऑर्बिट्स तुमने बताया ना, और हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स है, तो हर बेसिकली कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर एक ऑर्बिट में, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये पढ़ना है हमको। और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको जो मन किया आप डालते चले जाइए इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं, उसके पीछे भी एक रूल फॉलो किया गया है। वो 3-4 रूल्स हैं। पहला रूल आपका है जो रूल्स फॉलो किया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अवोस रूल है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इसको सपोर्ट करता हुआ N+L रूल है, सपोर्ट करता हुआ। तीसरा हॉर्न्स रूल है। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, व्हाट वी सेड हियर, अवोस रूल है, N+L रूल है, हॉर्न्स रूल है एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इतने सारे रूल्स जो हैं ये आपको एक्सप्लेन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 111 एलिमेंट्स, यानी 111 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाता है, वो पूरा केमिस्ट्री का बॉन्डिंग का जड़ है, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। सैटरडे हम लोग पढ़ेंगे, इस चीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले हम लोग फिर